पार्टी के सरकार के पूरा होने जा रही है और उस निमित्त हम लोगों ने यह तय किया कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से जो हम लगातार आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को रखते आए हैं, उसको रखने का काम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय राजीव रंजन प्रसाद जी, सदस्यता प्रभारी आदरणीय रामाश्रय प्रसाद जी, प्रवक्ता आभा सिन्हा जी, प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ जी और आप तमाम साथी जो एक घंटे के भी अगर अंतराल पर आपको सूचना दी जाती है तो आप निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। आप लोगों का स्नेह निश्चित रूप से हमें काम करने की प्रेरणा भी देता है और लगातार जो जनता की बात है जनता तक पहुंचाने में मदद भी करता है। आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। जिस तरह में से आप देखते हैं देश में पूरे नफरत का माहौल है, लोग डर के साए में जी रहे हैं, धर्मांधता, रूढ़िवादिता चरम पर है, समाज में विभाजन का बीज बोकर तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बना करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी राजनीति में अपनी जगह तलाशती रहती है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, रोजगार, खेती मुद्दे नहीं रह गए हैं, क्योंकि जो हालात बने हैं उसमें भाजपा जो जिन मुद्दों को प्रायोजित करती है उसी को दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई जो मीडिया के घराने हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। आप देखिए, चाहे श्मशान की बात हो, कब्रिस्तान की बात हो, बुलडोजर की बात हो, लाउड स्पीकर की बात हो, लगातार इस तरह की बात करके कहीं न कहीं नफरत फैलाकर और आस्था और धर्म की चाशनी चटाकर पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो लोग महंगाई की बात करें, जो लोग बेरोजगारी की बात करें, उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंच सके या यूं कहिए कि ये मुद्दा नहीं बन सके। आज देश और देशवासियों के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या देश ऐसे ही चलेगा, क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता है, क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है, क्या भविष्य का भारत का निर्माण धार्मिक, जातिगत एवं आर्थिक बंटवारे को लेकर होगा। बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए ये कह रहा हूं कि क्योंकि लाखों स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनके सोच, उनके सपनों को कहीं न कहीं से ठेस पहुंचाया जा रहा है। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, तिलक, अंबेडकर, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बिस्मिल अशफाक जैसे करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत को बर्बाद और तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हम सब चुप बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आप देखते होंगे कि लगातार हम इस प्रयास में हैं कि जो लोग भारत तोड़ने की बात करते हैं, हम लोगों ने भारत जोड़ने की बात की है और भारत जोड़ो
का नारा देकर के आगे बढ़ने का काम किया है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने 9 संकल्प शिविर किया, उसमें यह तय किया कि ऐसी तमाम ताकतों से लड़ना हमारा दायित्व है जो धर्मांधता की आड़ में महंगाई परोसे जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई की शुरुआत के लिए हम लोग सबसे पहले 1 और 2 तारीख को वर्कशॉप करने जा रहे हैं। 26 तारीख को पूरे प्रदेश में हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की नाकामियों को बताने का काम करेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, नतीजतन चोरी, लूट, डकैती, छिनतई जैसे घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। यह आर्थिक असमानता का परिणाम है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है और ऐसे में जब बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता, आर्थिक असमानता बढ़ती है। आर्थिक असमानता इस तरह बढ़ी है कि 142 सबसे बड़े जो अमीर घराने हैं, एक साल में 30 लाख करोड़ रुपए उनकी आमदनी बढ़ गई और 84% लोगों की आय घट गई है। 15 लाख हर व्यक्ति को देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। लोगों ने सोचा पहले वर्ष पूरा नहीं कर पाए, दूसरे वर्ष नहीं कर पाए, तीसरे वर्ष नहीं कर पाए, और जब नोटबंदी किया, जीएसटी लाया, तो लोगों को समझ में आया कि शायद हमारे 15 लाख का जुगाड़ कर रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि झारखंड में जिस तरह से पैसे रुपए मिल रहे हैं, तो झारखंड के लोगों को निश्चित रूप से 15 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, जो काले धन की प्राप्ति हो रही है, उससे कुछ न कुछ पूरा करने का काम करेंगे। आप देखते हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह गर्त में चली गई है। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि प्रधानमंत्री जी के उम्र की तरह डॉलर की कीमत बढ़ रही है, और आज प्रधानमंत्री जी की उम्र से 10 वर्ष आगे निकल चुकी है। जो डॉलर की कीमत है 77.56 हो गई है, जो 75 साल में रुपए के लिए सबसे बड़ी गिरावट है। आप देख रहे हैं किस तरह से बाजार रोज लुढ़कता है और करोड़ों लोगों के पैसे डूब जाते हैं। ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था के फेल्यूर है, और मोदी सरकार जो लगातार लूटती है, पहले लूट बाद में छूट देने का काम करती है, वो आप सभी से छुपा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि देश का कर्ज जो 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए था, वो आज बढ़ कर 135 लाख करोड़ हो गया। मोदी सरकार हर रोज 4000 करोड़ का कर्ज लेती है। देश के हर नागरिक पर आज 1 लाख रुपए का कर्ज है। मैं लूट के साथ छूट की बात कर रहा था, वो इसलिए कह रहा था कि महंगाई साल 2014 में जो सिलेंडर 410 रुपया में मिलता था, वो आज 1060 रुपया का हो गया है। आज भी 3 रुपये 70 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जब पेट्रोल और डीजल में कमी की गई, तो सिलेंडर में भी इस तरह से मीडिया चैनलों को खबर दी गई मानो 200 रुपया हम सभी के लिए छूट है। बाद में पता चला जो उज्ज्वला योजना में जो लोग गैस नहीं ले पा रहे हैं, उनको 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तो किस तरह से आंख मिचौली का खेल चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। जो 2014 में 71 रुपये लीटर पेट्रोल लेते थे, वो आज
₹99.84 हो गया है, जो बीच में 108 रुपये तक गया था और ₹9.5 की छूट की बात करके कहा गया कि बहुत छूट दी जा रही है। अब धीरे धीरे उसमें भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी और 1-2 महीने के अंदर फिर से एक बार आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। 56 रुपये डीजल मिलता था, वो बीच में 102 रुपया हो गया था। बाद में प्रधानमंत्री जी ने अपना पीठ थपथपाया, अपना गाल बजाया और पूरे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं उन लोगों ने अपना गाल बजाकर बताने का काम किया कि हम लोग ने छूट देने का काम किया। तो पहले लूट लेते हैं फिर छूट देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नियति बन गई है। CMI की रिपोर्ट आप भी जानते हैं, हम भी देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में 1,25,00,000 महिलाओं का रोजगार छीना गया। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में महिलाओं में पहले ही से रोजगार की कमी है, महिलाओं को रोजगार बहुत जगहों पर नहीं मिल पाता है और पिछले 4 महीने में अगर देखा जाए तो 25 लाख महिलाओं ने रोजगार खोने का काम किया है। ये मैं नहीं, CMI की रिपोर्ट कह रही है। देश में बेरोजगारी की दर 8% से अधिक है। सेनाओं में अगर सेना में देखा जाए तो 2,55,000 पद खाली हैं। निजी क्षेत्र में लघु एवं छोटे उद्योग तालाबंदी के कगार पर हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल जो प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा करके कहा था कि हम रोजगार देंगे, वह आज रोजगार नहीं मिल पा रहा है और उसका दंश राज्यों को भी भुगतना पड़ रहा है। राज्यों को इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि लगातार कोरोना के बाद और ज़्यादा संख्या में युवाओं जो थे, जो बाहर नौकरी करते थे, प्राइवेट कंपनीज में नौकरी करते थे, प्राइवेट कंपनी बंद होने के कारण वो सब अपने अपने घरों को आ गए हैं और झारखंड में वो रोजगार चाहते हैं। निश्चित रूप से जब आर्थिक तंगी होगी, देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल होगा, तो न इंडस्ट्री लगती है, न इंडस्ट्री में रोजगार मिल पाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने आपको बताया है और आप जानते हैं कि खेती में भी अगर आप देखेंगे तो किस तरह से खेती के उपकरण में भी GST लगाया गया। अब आज प्रधानमंत्री जी को कल एहसास हुआ है कि अभी जो महंगाई की मार है बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो पहले उन्होंने पेट्रोल डीजल में छूट देकर प्रयास किया कि लोगों का विश्वास जीते। अब फिर से एक बार वो ये प्रयास कर रहे हैं कि जो खेती के उपकरण हैं उसके GST में 18 से 12% कर दे। लोगों को ये लगेगा कि 6% की कमी हुई। हमें ये लगता है कि किसानों के उपकरण पर आखिर GST क्यों लगाया जाता है। भारत किसान प्रधान देश है और 61.5% लोग किसानी और खेती पर निर्भर करते हैं। ऐसे में किसानों के उपकरण पर जो आप देखते हैं कि जिस तरह से अमेरिका में आप देखेंगे तो 95%, जापान में 70% के करीब लोग मशीनों से खेती करते हैं, जबकि हमारे यहाँ इसकी प्रतिशत बहुत नीचे है, बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे में उपकरणों पर जो GST लगाया जाता है उसको अगर नहीं लगाते तो निश्चित रूप से जो खेती में मशीन का एक सदुपयोग बढ़ा है वो हमारे किसान भी कर पाते। उसकी वजह से किसानों को दिक्कत आती है। आप देखते होंगे कि दलित और आदिवासी के लिए जो सब प्लान थे उन सबको खत्म कर दिया गया है। जिस तरह से जो सरकारी उपक्रम थे या सरकारी नौकरियां कम हुई है, उसके कारण आज उनको आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।
एक ये सुनियोजित साजिश है। जो आप कहते हैं निजीकरण या जो आउटसोर्सिंग है, उससे कहीं ना कहीं आरक्षण प्रभावित होती है, आरक्षण मार खाती है और आरक्षण का लाभ दलित, पिछड़े और आदिवासियों को नहीं मिल पाता है, जिसका दंश पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश झेल रहा है। जो दलितों पर अत्याचार है वो चरम पर है, और जब भी इस तरह के अत्याचार होते हैं उस पर पूरे भारत के कैबिनेट का कोई भी मंत्री एक शब्द नहीं कहता। आप देखेंगे कि लगातार जिस तरह से राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, लेकिन आदिवासियों के मुद्दे को लेकर के, दलितों के मुद्दे को लेकर के, पलायन के मुद्दे को लेकर के, जो किसानों की जरूरतें हैं उसके उन मुद्दों को लेकर के, जो आम व्यक्ति परेशान है उन लोगों के मुद्दे को लेकर के कभी भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी केवल इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि अफवाह को कैसे तेजी से फैलाया जाए, कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों को बदनाम कराया जाए। आप देखते होंगे कि जब छापा आज पड़ता है, एक दिन पहले लोग बता देते हैं, वो ये बताते हैं कि ये एजेंसियां बिल्कुल बेकार हो चुकी है, ये एजेंसियां हमारे कहने पे काम करती है। मैं ये नहीं कहता कि जो घटनाएं हो रही है, जो छापेमारी हो रही है वो गलत है, बिल्कुल होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगना ही चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। भ्रष्टाचार कतई और किसी भी स्तर पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये क्या सिर्फ भाजपा, गैर भाजपा शासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार है? क्या आप अन्य प्रदेशों में जाते तो वहां आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है? क्या मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या अन्य प्रदेशों में भ्रष्टाचार नहीं है? सिर्फ बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भ्रष्टाचार है? तो हमें लगता है कि जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही है, निश्चित रूप से एजेंसियों को भी एक बार सोचने की जरूरत है। तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं, जो ऑटोनोमस बॉडी है, उसको ऑटोनोमी के तहत काम करने देना चाहिए। लगातार जिस तरह का छल प्रपंच किया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आप जानते हैं किस तरह से लोगों को गुमराह करके, इन बातों पे भटका करके देश की सीमा पर चीन जो है अपना क्षेत्रफल फैला रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। उस पर आप एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए लोगों को कि देश में चीन कहां तक घुस चुका है, चीन से हमें क्या खतरे हैं। तो इस पर कोई नहीं बोलता। जब प्रधानमंत्री जी को बोलना हो, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लोग लगातार, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर उतना हिम्मत प्रधानमंत्री जी जुटा लेते और एक आधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता। ये सही है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सवाल पूछने वाले कुछ साथियों की नौकरी चली जाती, लेकिन कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बातें जो आपके मन में उछलती रहती है, पत्रकार मित्रों के मन में आती है, वो प्रधानमंत्री जी से पूछ पाते तो अच्छा होता। जिस तरह से 8 वर्षों में झारखंड में 5 वर्ष डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार के नाम पर बहुत सारी बातें की गई और कहा गया कि पूरे झारखंड को समृद्ध बना दिया जाएगा, और नतीजा आप आज देख रहे हैं कि किस तरह से 5 वर्षों में लूट मची हुई थी और आज वो सब चीजें सामने आ रही हैं। ये सही है कि ये हम लोगों का कार्यकाल है तो उसमें बहुत तरह की बातें लोग करते होंगे, लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था, और केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलकर के राज्य सरकार के पैसे को लूटने का काम कर रही थी। राज्य सरकार
से ट्रिपटाइट समझौता करके जो बिजली का पैसा है जबरदस्ती काट करके हम लोगों को कहीं ना कहीं अंधेरे में रखने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों का 1.36 लाख करोड़ बकाया है। ये हमारे राज्य का अधिकार है और हम समझते हैं कि राज्य को अधिकार को उन्हें जरूर अविलंब वापस करना चाहिए। जीएसटी का पैसा हो, रॉयल्टी का पैसा हो, सब केंद्र सरकार दबाए बैठी है और हम लोग झारखंड के लोग मुंह ताक रहे हैं कि कब हमारा पैसा मिलेगा, कब विकास की गति तेज होगी। आप जानते हैं कि एक तरफ झारखंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील होने का दावा करती है, पर राज्य ने केंद्र को मुंडारी कुरुक को 8वीं सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजा था। आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार हमारे राज्य के प्रति क्या रवैया रखती है। वैश्विक महामारी के काल में भी राज्य का सहयोग के बजाय उपेक्षित रखने का हर मुमकिन प्रयास किया गया और लगातार हम लोगों ने लड़ाई लड़कर मनरेगा के माध्यम से हो या स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हो, लोगों को जीवन देने का भी काम किया, जीविका देने का भी काम किया और भरसक प्रयास किया कि बिजली की भी कटौती न हो उस काल में। लेकिन आप आज की हालत देख रहे हैं और इसमें किस तरह से केंद्र सरकार का रुख है वो किसी से छुपा नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक बातों को सुनने का काम किया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं महंगाई के मार से पीड़ित हैं, इसलिए आप इतनी आसानी से और इतने चुपचाप और धैर्य रख करके हमारी बातों को सुन रहे थे। धन्यवाद। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात को जो गठबंधन के साथी हैं उनके समक्ष रख दिया है। मुख्यमंत्री जी को सारी बातें बता दी गई हैं और हम समझते हैं 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों से और आदरणीय गुरु जी से राय विचार विमर्श करके तब जो बात चल रही है उसको एक दिल्ली तक बात जो कही जा रही है, जो उन्होंने कहा है, दिल्ली जा करके भी एक राउंड की बात होगी, तभी कुछ हम लोग उसके निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। दोनों सीट पे खड़ा करेंगे या एक सीट? नहीं, देखिए, पहले तो ये सारी बातें गठबंधन में तय होगी। हमारा ये मानना है कि हम लोग दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे कि कैसे क्या हो सकता है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि बिना किसी, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि खरीद फरोख्त का दौर जारी हो, तो उससे बचने के लिए और अगर सभी जो सहयोगी साथी हैं, जो निर्दलीय हैं, जो अन्य दलों के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, उनसे भी गठबंधन के साथी और सब लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। अगर उस पर कोई बात बनी तो निश्चित रूप से 2 उम्मीदवार खड़े किए। मैंने कहा ना कि पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, तो जब पूरे देश का प्रभाव चूंकि संघीय ढांचे में हम लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से राज्य पर भी पड़ता है। फिर भी राज्य सरकार ने एक द्वार खोलने का काम किया जेपीएससी का। आप जानते हैं इस प्रदेश में किस तरह से जब भी कोई नियुक्ति होती है उसमें कितनी सारी बाधाएं उत्पन्न की जाती है। बावजूद राज्य सरकार अब नतीजे पर पहुंच रही है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में रोजगार की जो लोग चाहत रखते हैं उनके लिए रोजगार का अवसर प्रदान करें। हाँ, बीजेपी कह रही है कि भारत जोड़ो तो हम लोग 370 हटा के कर दिए, अभी तक वो फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से नहीं आया था।
नॉर्थ ईस्ट का भी वही काम किया। तो अब कांग्रेस जनता के साथ अपने आप को जोड़े, भारत जोड़ने का काम आप कर रहे हैं। वही उनके समझ से बाहर की बात है। उनको समझ नहीं आता कि जब कांग्रेस भारत जोड़ने का काम करेगी, इसी बात का तो उनके पेट में दर्द है। तो जानते हैं कि जैसे ही कांग्रेस भारत जोड़ने का काम शुरू करेगी तो लोग आपस में जुड़ते चले जाएंगे, और जिस दिन लोग आपस में जुड़ जाएंगे, जो इस तरह से ये फिरका परस्ती करते हैं, वो चीजें खत्म हो जाएगी, तो निश्चित रूप से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए उनको भारत जोड़ो पे बोलना जरूर है, वो तो बोलेंगे। नहीं, देखिए, अभी तो पेट्रोल और डीजल चूंकि हमने बढ़ाया नहीं था, जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने लूट किया वही लोग छूट देंगे। लूट रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो छूट कौन देगा? तो हम लोग जब इस तरह की बातें होती है तो बार बार ये कहा जाता है हमारे 1.36 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार अपने पास रखी हुई है। हम आज कर दे, अगर छूट की घोषणा कर दे, तो राज्य के पास और क्या संसाधन है जिससे हम बहुत कुछ कर पाए। तो उन सारी चीजों पर, विषयों पर चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा छूट मिले। उस पर हमारे वित्त मंत्री विचार कर रहे हैं। सारी बातों को समझने के बाद ही कोई इस तरह का, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 15 रुपया बढ़ाया, 85 रुपया था 31 जनवरी को, और आज 108 रुपया हो गया था। तो 85 और 105 और 108 में 25 रुपया का अंतर होता है। पहले 25 रुपया लूटा, फिर 9 रुपया घटा दिया, लोग खुश हैं। तो ये चलता है, आंख मिचौली का खेल है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से ये आप लोगों को लगता होगा कि 5 वर्ष पहले भी हम लोग इस तरह की बातें करते थे, लेकिन धोखा आदमी खाता है, बार बार नहीं खाता। मेरे पास 30 विधायक हैं, मेरी संख्या सदन में हम सबसे बड़े दल के रूप में हैं, तो हम कांग्रेस को क्यों दें? बीजेपी कर रही है, जेएमएम कर रही है। निश्चित रूप से वो अपनी बात अपने तरफ से ठीक बोल रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि उनके पास संख्या की कमी है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई गठबंधन होता है तो बलिदान त्याग पर ही समझौता होता है। बलिदान त्याग का मतलब कि अगर राजद के एक व्यक्ति भी जीत करके आए हैं तो हमने उनको मंत्री बनाने का काम किया है। बाकी लोग के 4-4 पर होंगे, लेकिन उनको एक पर बनाने। तो जब गठबंधन हो जाता है तो बहुत सारी चीजें नहीं देखी जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि आपस का कैसे हम लोग तालमेल बैठा करके चले, कैसे एक दूसरे का सहयोग करें। उस आधार पर बातें होंगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी। जी, आप लगातार एजेंसियों को लेकर के सवाल उठाते रहे, अभी भी आपने सवाल उठाया, ठीक है, एजेंसी पर आप सवाल उठाइए, लेकिन हाल के दिनों में झारखंड में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, ये सच तो आया है कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो इसका तो तारीफ कीजिए कम से कम कि हाँ। लग रहा है कि आप पूरी तरह से मेरी बात को सुनी नहीं है। हमने पहले ही कहा है कि भ्रष्टाचार के हम लोग विरोध में हैं। जो एजेंसी यहाँ काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। बावजूद अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की कार्रवाई होती तो ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और राज्यों में भ्रष्टाचार चरम पर है, गुजरात में आप हाल देखिए क्या हाल है, हिमाचल में देखिए क्या हाल है, वहां क्या भ्रष्टाचार नहीं है? देश के मानचित्र पर सिर्फ झारखंड को बदनाम किया जा रहा है, जो झारखंडी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सही है कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उसको पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। पहले अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त था, आपको किसने मना किया है? और वो कौन सा सीजन है आज ही क्यों? आज से 3 साल पहले क्यों नहीं? जब इस तरह की लूट मची हुई थी इस प्रदेश में, जब मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, तब कितने छापे पड़े? ये बताना चाहिए। अगर उस टाइम छापे पड़े होते तो आज इतने रुपए नहीं मिलते, कुछ कम रुपए मिलते। तो ऐसा लगता है मानो ईडी और सीबीआई इंतजार कर रही हो कि कब दूसरे राज्य में दूसरे लोगों की सरकार बनेगी, तब हम छापेमारी करेंगे। ये ठीक नहीं। क्लीन चिट देने में व्यस्त है। बोल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत केंद्र सरकार ने कम की है, लेकिन राज्य सरकार ने 25 रुपया कम किया था। लेकिन कोई आंकड़ा है सरकार के पास अभी आखिर दूसरे लोगों को यह 25 रुपया छूट रही है? नहीं, लगातार आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। अभी लगातार आप देखे होंगे कि पहले लोगों ने ज्यादा इसका लाभ उठाया, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने र्यूमर फैला दिया कि जो 25 रुपया लेगा उसका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, ये कट जाएगा। कहीं ना कहीं जो लोगों को हम लाभ देना चाहते हैं उससे भी ये लोग मरहूम रखना चाहते हैं। इसलिए, और अफवाह में तो आप जानते हैं ये लोग मास्टर होते हैं। जब इंजीनियर, डॉक्टर और
IAS IPS अधिकारी सब लोग जब जल चढ़ाने दूध पिलाने लग गए गणेश जी को, तो जो निरीह जनता है, जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं झारखंड के, उनको नए नए तरीके से बहका करके नई नई बहकी बातें करके बहकाने का काम चालू है। राजनीति में देखा जाए सरकार बहुत बैकफुट पर है, कोई काम नहीं हो रहा है, एग्रेशन नहीं दिख रहा है, विभाग के मंत्री हो सचिव लग रहा है जैसे सरेंडर कर गए आप तो बीजेपी के साथ। नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने पूरा अभी मीटिंग ली थी सभी अधिकारियों की और साफ निर्देश दिया था कि कोई भी खनन का मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि छापेमारी किस तरह हुई और लगातार ये काम होता था। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लगातार ये काम हुआ कि जब भी अधिकारियों की बैठक की गई उसमें कहा गया। अब ये देखने वाली बात है कि कौन कहां इन्वॉल्व है, ये सिर्फ ईडी बताएगी तभी नहीं पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पहले से पता है और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि और कई लोगों के साथ क्या क्या होगा, उसका आप इंतजार कीजिए। पार्टी छोड़ दी है कांग्रेस पार्टी, आज सपा ने टिकट आज सपा के उम्मीदवार भी बनाए गए हैं। आप ये अब आप इससे बढ़िया क्या बात होगी, आपको सब जब सारी जानकारी है उन्होंने बयान भी दिया था फिर से हाँ तो ओहो, किस लिए छोड़ रहे हैं? लालच में तो आदमी इस तरह के काम करता ही है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने के बाद छोड़ दे रहे हैं। नहीं तो यही है। और आप बताइए कोई अपने मन से कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का अगर कहीं जाता दिखाई दे तो आप बताइएगा। कार्यकर्ता नहीं जा रहा है, जिन लोगों ने अपने खून से कांग्रेस को सींचने का काम किया है वो लोग नहीं जा रहे हैं। जो लोग सत्ता लोलुपता में रहते हैं और जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया है, वही लोग आज उसी को पाने के लिए दूसरे दलों में जा रहे हैं। उनका धन्यवाद। जो लोग अपना अपना राह खोज रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस ऐसे लोगों से जब निजात पाएगी तभी कांग्रेस पूरी तरह देश में सत्ता पाएगी।